अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कोई इंटेलिजेंट है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी सवाल के पीछे की जो दिलचस्प और थोड़ी जटिल साइंस है, उसे समझेंगे कि आखिर इंटेलिजेंस को डिफाइन और मेजर करने की कोशिशें कैसे हुईं। बस यही एक सवाल कि इंटेलिजेंस है क्या, इसने 100 साल से भी ज्यादा से साइकोलॉजिस्ट्स को उलझा कर रखा हुआ है। और एक बात तो साफ है, इसका कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एल्फ्रेड बिने से। देखिए, ये सब किसी थियोरी से नहीं बल्कि एक असल जरूरत से शुरू हुआ। बिने को एक काम मिला था, ऐसे स्टूडेंट्स को पहचानना जिन्हें स्कूल में एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत थी। तो उन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी। और बस यहीं से शुरू हुई इंटेलिजेंस पर पहली बड़ी बहस। एक ऐसी बहस जिसने इस टॉपिक पर हमारी पूरी सोच को ही बदल के रख दिया। तो देखिए, एक तरफ थे चार्ल्स स्पियरमैन। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस का एक, आप कह सकते हैं, एक कॉमन सोर्स होता है। और दूसरी तरफ थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कहते थे नहीं, इंटेलिजेंस तो कई अलग अलग स्किल्स का एक कलेक्शन है। स्पियरमैन का जो आइडिया था ना, उसे कहते हैं जी फैक्टर, मतलब जनरल इंटेलिजेंस। ये एक तरह से दिमाग की मेन पावर है, वो कॉमन एबिलिटी जो हर काम में लगती है, चाहे मैथ्स का सवाल हो या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। और फिर आते हैं एस फैक्टर्स, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इन्हें आप स्पेशल टूल्स की तरह समझ सकते हैं। ये वो खास काबिलियतें हैं जो किसी एक खास काम के लिए चाहिए होती हैं, जैसे म्यूजिक के लिए या किसी मशीन को ठीक करने के लिए। पर थॉर्नडाइक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोई एक मेन इंजन जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग में अलग अलग इंडिपेंडेंट एबिलिटीज का एक पूरा टूल बॉक्स होता है। थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट भी दिया, सोशल इंटेलिजेंस, मतलब दूसरे लोगों को समझने और उनके साथ अच्छे से डील करने की क्षमता। ये एक ऐसी स्किल है जो आज भी कितनी जरूरी मानी जाती है ना। तो ये जो बहस थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो साइकोलॉजिस्ट्स ने दिमाग के स्ट्रक्चर को और भी गहराई से समझने की कोशिश की, और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स होती चली गई। फिर आए एल थर्स्टन। उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि देखो, इंटेलिजेंस न तो कोई एक चीज है और न ही सैकड़ों अलग अलग चीजें, बल्कि ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का एक सेट है। तो थर्स्टन ने इंटेलिजेंस को इन 7 बेसिक एबिलिटीज में तोड़ा, जैसे कि नंबर्स को समझने की क्षमता, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। और ये एक बहुत बड़ा कदम था इंटेलिजेंस को एक मल्टी डायमेंशनल चीज की तरह देखने के लिए। इसके बाद आए रेमंड कैटेल, और उन्होंने एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उन्होंने इंटेलिजेंस को 2 हिस्सों में बांटा, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी, और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस मतलब जो ज्ञान और अनुभव हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करने की एबिलिटी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों उम्र के साथ बदलते रहती हैं। सोचिए जरा, एक साइकोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि 150 से भी ज्यादा अलग अलग मेंटल एबिलिटीज होती हैं। मतलब इंटेलिजेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाया गया। ये थे जेपी गिलफोर्ड, और उनका मॉडल वाकई बहुत एम्बिशियस था। उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 डायमेंशंस में फिट करने की कोशिश की। पहला, हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। दूसरा, हम उस इन्फॉर्मेशन के साथ दिमागी तौर पर क्या करते हैं। और तीसरा, उसका नतीजा या प्रोडक्ट क्या निकलता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी क्रांतिकारी थ्योरी सामने आई जिसने इंटेलिजेंस टेस्टिंग के पूरे आइडिया को ही चैलेंज कर दिया। ये थे हॉवर्ड गार्डनर। उन्होंने कहा कि ये एक सिंगल आईक्यू स्कोर से किसी इंसान की पूरी काबिलियत को नहीं नापा जा सकता। असल में हमारे अंदर कई तरह की इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस होती हैं, मतलब हम सब अलग अलग तरीकों से स्मार्ट होते हैं। उनकी थ्योरी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक यानी फिजिकल मूवमेंट की इंटेलिजेंस और दूसरों को समझने की इंटेलिजेंस जैसी चीजें शामिल थीं। ये वो एबिलिटीज थीं जिन्हें ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट में कभी जगह ही नहीं मिली थी। तो इतनी सारी अलग अलग थ्योरीज के बीच वो सबसे फेमस टूल कैसे बना जिससे इंटेलिजेंस को मापा जाता है, यानी कि आईक्यू टेस्ट। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1905 में बिने का पहला प्रैक्टिकल टेस्ट आया। फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया,
और 1916 में लुइस टर्मन ने इसे मॉडिफाई करके स्टैनफोर्ड बिने स्केल बनाया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आईक्यू का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो स्टर्न ने बनाया था। इसका बेसिक आइडिया था कि किसी की मेंटल एज यानी दिमागी उम्र को उसके क्रोनोलॉजिकल एज यानी असल उम्र से डिवाइड किया जाए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इससे एक सिंगल स्कोर निकल आता था। अगर पूरी आबादी के आईक्यू स्कोर्स को देखा जाए तो वो एक बेल कर्व बनाते हैं। ज्यादातर लोगों का स्कोर 90 से 110 के बीच आता है, जिसे नॉर्मल या एवरेज रेंज माना जाता है। तो देखिए ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, बस एक सिंपल सी ज़रूरत से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे मापा जाए। और आज हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं जहाँ स्मार्ट होने के मतलब पर इतनी सारी गहरी और अलग-अलग थ्योरीज हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज की इस मॉडर्न कॉम्प्लेक्स दुनिया में किस तरह की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा कीमती है? जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या हमें इस बात पर फिर से नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी इंसानी काबिलियतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है।